देखिए, हम इस प्रोटेस्ट को, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको इसी तरह से देखते हैं कि आप देखिए कि ये जो लोग आके आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब इस देश में हमने देखा कि किस तरह से लगातार इतने दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि हायर एजुकेशन स्पेसेस में, कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स कितने लगातार कम हो रहे हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट कितना ज़्यादा है। जब कोई रोहित वेमुला जैसे, पायल तडवी जैसे लोग आ भी जाते हैं तो किस तरह से इंस्टीट्यूशनल उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस तरह का माहौल है जहाँ पे पूरी तरह से हमारे कैंपसेस में एक जातिवादी माहौल है, एक इस्लामोफोबिक माहौल है, एक मिसोजिनिस्टिक माहौल है। तो जब उस माहौल को चैलेंज करने के लिए, उसे कुछ हद तक रोकने के लिए, थामने के लिए ये नया यूजीसी गाइडलाइन आ रहा है, तो किन लोगों को मिर्ची लग रही है। हम इस बात पे सवाल करने की ज़रूरत है कि क्यों कुछ सर्टेन तबके हैं, सवर्ण जाति के तबके हैं, जो इस बात को सोच के बैठ गए हैं, मान के बैठ गए हैं कि इन स्पेसेस में सिर्फ उनका राइट है पढ़ने का, और वो बात उनसे नहीं बच पा रही जब इस तरह का कोई कानून लाया जा रहा है जो इन तबकों को, पिछड़े तबकों को मजबूती दे सके। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई तरह से क्रिमिनलाइज किया गया है या कहीं पे भी उस बिल में ये बात कही गई है कि वो क्रिमिनल है या उनको किसी बात का दोषी माना गया है। मुझे लगता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे किसी भी बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, अगर उन लोगों को स्पेस दिया जा रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कम्युनिटीज़ प्रिविलेज्ड है उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो कमेटी बनाई गई है, जो इक्विटी की कमेटी है, वो इस चीज़ को देखने के लिए है कि जो डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस हैं उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत जायज़ बात है कि अगर उस कम्युनिटी में, उस कमेटी में इस तरह के लोगों को स्पेस दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है जो कि उस कम्युनिटी से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे भी कैंपसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसका एक मेजर वर्ग जो शिकार होता है वो इन्हीं कम्युनिटी से आने वाले लोगों का है। तो उस कमेटी में इन लोगों का होना ज़रूरी है, ना कि उन लोगों का जो कि ऑलरेडी एक प्रिविलेज सेक्शन से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं उनसे ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आज आप पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लीजिए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में सवर्ण जाति के लोग वीसी बन के बैठे हैं, प्रोफेसर बन के बैठे हैं, किन जाति के लोगों को बहुत जल्दी प्रोफेसरी मिल जाती है, प्रमोशंस मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बाकी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, अगर आप एलिजिबल भी होते हैं तो आपकी सीट्स को एनआरएस कर दिया जाता है। जब आप स्टूडेंट बन के कैंपसेस में आते हैं तो एलिजिबल होते हैं और उसके बाद ही कुछ समय में आपको कहीं फेल कर दिया जाता है। तमाम तरह के इंस्टीट्यूशनल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको परेशान किया जाता है। उसके केसेस हमने देखे हैं कि लगातार कितने दिनों से पूरे तमाम देश भर में यूनिवर्सिटीज़ में दलित स्टूडेंट्स को मजबूर किया गया है कि वो सुसाइड कर लें। तो इन चीज़ों के खिलाफ जब एक रेगुलेशन आ रहा है तो मुझे लगता है कि उसे वेलकम किया जाना चाहिए। हम ऑफकोर्स ये डिमांड रख सकते हैं कि उस रेगुलेशन में और रिफॉर्म हो सकता है, उसे और बेहतर तरीके से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर बातचीत हो सकती है। तो ये हम बिल्कुल कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, EWS है, आप वही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो वही देखिए ना कि अगर सवर्ण जाति में जनरल कैटेगरी में भी अगर आप फाइनेंशियली देखें तो EWS का जो सेक्शन है उसको वहाँ पे स्पेस दिया गया है। वहीं आप अनरिजर्व में आप देखें कि आप क्यों चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की इक्विटी की कमेटी बन रही है तो आप अगर ऑलरेडी एक प्रिविलेज तबके से आ रहे हैं तो आप क्यों उस कमेटी में भी घुसना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आपने हर जगह पे स्पेसेस को कैप्चर कर रखा है, हर जगह पे टॉप पोजीशंस को कैप्चर कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को ही जाति सूचक गालियां ये लोग दे रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका माइंडसेट आप ऑलरेडी देख सकते हैं इस बात से कि कितनी मनुवादी सोच से ये लोग आ रहे हैं। और इसी बात को हम क्रिटिक करते हैं कि इस तरह के लोगों को अगर आप यही देखिए कि किसी भी बिल को लाया जा रहा है वो कौन सा तबका है जो उससे खुश है, कौन सा तबका है जो नाखुश है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच फिर भी इसको लेके थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स लोगों के हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल वो उस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो ऑलरेडी प्रिविलेज कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी एक संघवादी, उनकी मनुवादी सोच पे एक तरीके का कटाक्ष करता है, इसलिए उनको इतना बुरा लग रहा है। ये जो नैरेटिव हैं, ये तमाम तरह के नैरेटिव कोई नए नहीं है। हमने हमेशा से देखा है कि जब भी कोई बात इनको करनी होती है इनके पास कोई ढंग का आर्ग्यूमेंट तो होता नहीं है।
तो इस तरह के नैरेटिव फैलाए जाते हैं, कहीं इनका देश खतरे में आ जाता है, कहीं धर्म खतरे में आ जाता है, कहीं धर्म की महिलाएं खतरे में आ जाती हैं। तो ये नैरेटिव हमेशा से इसीलिए फैलाए जाते हैं कि जब भी कोई पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का रिफॉर्म आ जाए इस देश में, कोई उनको आगे बढ़ाने की बात हो जाए तो इस बात को रोक दिया जाए। तो मुझे लगता है इस तरह की जो तमाम डर इनको लग रहा है कि इनके कम्युनिटी की महिलाओं के साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये डर उनको इस बिल से नहीं लगना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इस देश में जब लगातार रेपिस्ट लोगों को रिहाई दे दी जाती है, कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो बीजेपी में ही रहे उन लोगों को रिहाई दी जाती है, तब ये वर्ग आके नहीं कभी प्रोटेस्ट करता है। तो जब आपकी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपकी कम्युनिटी के लोग ही, सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं, तब आपका ये कंसर्न कहाँ चला जाता है? इस बात पे भी सवाल उठाना चाहिए। देखिए, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, इस तरह का नैरेटिव आप अगर बना देंगे तो इस देश में कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता है, कोई भी बेहतर कानून नहीं लाया जा सकता है। चाहे दहेज को लेके भी हमने स्ट्रिक्ट कानून बनाए, महिलाओं के प्रोटेक्शन में स्ट्रिक्ट कानून बनाए, तो अगर आप यही नैरेटिव के बेसिस पे कानून बनाने लग जाएंगे कि इनका मिसयूज होगा, तो मुझे लगता है फिर आप कोई भी कानून नहीं बना पाएंगे। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, इस बात को ही दिखाता है कि उनके पास कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वो क्यों इसको नापसंद कर रहे हैं।